हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर और मैं आपके साथ यहाँ पे एक सीधा संवाद करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अब इस मुकाम पे आके, जहाँ पे हम लोग नवंबर के मिड पे पहुंच चुके हैं और आपकी एग्जाम मार्च के मिड तक हो जानी चाहिए। तो ऐसे में एग्जैक्टली इस मुकाम पे आके किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये वाला सवाल अब बहुत सारे बच्चों के जहन में है। उसी को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। इसी के ऊपर एक राम बाण जो एक स्ट्रैटेजी है मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर क्या अभी भी हो सकता है, क्योंकि नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3.5 महीने हमारे हाथ में बचे हुए हैं टिल द वेरी डे ऑफ एग्जाम, जिसमें से लास्ट के 15 दिन तो निकाल दो, यानी आपके हाथ में अब सिर्फ कुल मिला के 3 महीने 90 दिन बचे हैं। तो ऐसे में अब हम लोग करें तो करें क्या, ऐसा बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल है। उसी के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूंगा। कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। जो स्टेप्स होंगी 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होंगी: बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। ठीक है। आफ्टर द क्लास वाली जो स्टेप्स होंगी वो सबसे ज्यादा होंगी। इसका मतलब ये है कि आपको खुद से होके बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो जो पहली कैटेगरी है, जैसे मैंने कहा, बिफोर द क्लास की है, बिफोर द क्लास की है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं क्लास के बारे में। सबसे पहले कौन से वाले क्लास के बारे में मैं बात कर रहा हूं? देखिए, आपने कहीं ना कहीं समर्थ 3.0 ज्वाइन किया होगा, मेरा वाला, या फिर आप कहीं खुद से पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर कुछ अलग जगह पे आपने कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन कर लिए होंगे। इर्रिस्पेक्टिव कि आप क्लासेस कहाँ से कर रहे हो, क्या आप खुद से पढ़ रहे हो, जो कुछ भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, ये जो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बिफोर द क्लास वाली, वो आपको लेनी ही है। तो क्या स्टेप्स हैं? देखिए, सबसे पहली जो स्टेप होगी वो होगी रीड ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज। जो ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज हैं वो आपको रीड करनी है। ये क्या करेगा, आपका जो बेस होगा ना, बेस, उसको तैयार कर लेगा, बेस को। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी स्टेप आपको क्या लेनी है? दूसरी स्टेप बिफोर द क्लास में आती है आपकी रीड बेस बुक्स। अगर आपको बेस बुक्स पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, बेस बुक्स में आती है आपकी एंशियंट इंडिया के लिए, हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूं। एंशियंट इंडिया के लिए आती है आर एस शर्मा द्वारा लिखित इंडियाज एंशियंट पास्ट, जो ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन अब आपकी सीयूईटी पीजी की क्या बन चुकी है, बेस बुक बन चुकी है। मिडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए इसकी बिपिन चंद्रा जी की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये 3 आपकी बेस किताबें हैं, ये भी आपको पढ़ लेनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर। तो वो टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हो ना क्लास में, वो टॉपिक आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ओल्ड एंड न्यू, यानी ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे, और न्यू वाली 11, 12 यहाँ पे। जहां कहीं पे भी वो टॉपिक होगा वो आपको वहां से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको बेस बुक उठानी है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, या फिर बिपिन चंद्रा, है ना। और वहां से आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। ये 2 स्टेप्स आपको बिफोर द क्लास लेनी ही पड़ेंगी। फिर आता है आपका ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास वाला। तो दूसरा जो स्टेप होगा आपका वो होगा ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। अब ड्यूरिंग द क्लास क्या करना है? सिर्फ एक स्टेप है इसमें, अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जो कोई भी टॉपिक आपके क्लास में पढ़ा रहे हो उसका ऑब्वियसली आपके पास इन एडवांस टाइम टेबल होना चाहिए, वरना आप कैसे समझ पाओगे कि आपको एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है या बेस बुक में कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। तो उसका इन एडवांस आपके पास ये होना चाहिए टाइम टेबल। वहाँ पे वो पढ़ने के बाद क्लास को अटेंड करो। तो ये दूसरा स्टेप है, इसमें आपको बाकी कुछ नहीं करना है, फुल फोकस के साथ। जी हाँ, आपको फुल फोकस के साथ क्लास अटेंड करना है। ठीक है। फिर जो तीसरी स्टेप आती है वो होती है आपकी व्हाट यू डू आफ्टर द क्लास, व्हाट यू डू आफ्टर द क्लास।
आफ्टर द क्लास। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने समर्थ 3.0 को ज्वाइन किया है तो आपको इमीडिएटली 2 से 3 चीजें करनी है इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। पहली चीज करनी है रीड क्लास पीपीटी इमीडिएटली इमीडिएटली। उसी दिन शाम को बाय इवनिंग और बाय नाइट आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं, डिटेल नोट्स पढ़ने हैं। और फिर इमीडिएटली आपको बाय इवनिंग और बाय नाइट पीपीपी सॉल्व करनी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसमें से जो पीपीटी रीड करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा वो होगा लगभग 30 मिनट। डिटेल नोट्स जो आपको रीड करने हैं उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट। और डीपीपी सॉल्व करने के लिए तो खैर टाइम लिमिट ही है, आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पे 15 मिनट लगेंगे। यानी क्लास खत्म करने के बाद जो आपको चीजें करनी है इमीडिएटली, उन सबका मिला के टाइम फ्रेम हो जाता है आपका लगभग 1.5 घंटे का। नाउ दिस इज फॉर समर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। जिन्होंने समर्थ नहीं लिया है वो क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली आप इंटरनेट के ऊपर वगैरह भी नोट्स सर्च कर सकते हैं। उसका डिटेल नोट्स पढ़ने की कोशिश करिएगा इंटरनेट के ऊपर से, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इमीडिएटली आफ्टर द क्लास है। तो आफ्टर द क्लास में ये इमीडिएट एक्शन है, इमीडिएट एक्शन। और चौथा एक इसमें पहलू आता है वो होता है आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास, लेकिन ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, दिस कैन बी डन एट योर ओन पेस। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले एक कोई भी क्वेश्चन बैंक लेनी है, क्वेश्चन बैंक। लेकिन ये क्वेश्चन बैंक क्या होनी चाहिए, आपकी क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए टॉपिक वाइज। इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक के में जो कुछ भी आपने जो अभी अभी टॉपिक पढ़ा है, क्लास अटेंड किया है, उसके ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो आप करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे दूसरी चीज करोगे, वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करोगे। तो पीवाईक्यूज इनको आप सॉल्व करो, ठीक है। एंड लास्ट चीज जो आप करोगे वो होगी सभी का रिवीजन। तो इस प्रकार से अगर आपने पढ़ाई की तो ऑब्वियसली अभी भी सारे के सारे टॉपिक आप निपटा सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सकती है। अगर आपने ये पूरा का पूरा सेशन देखा होगा तो ये जो है ना आपका जो स्टेप 1 है ये आपका एकेडमिक प्रिपरेशन है, एकेडमिक प्रिपरेशन। ये जो स्टेप 2 है ना ये भी आपका एकेडमिक प्रिपरेशन है। लेकिन आपका स्टेप 3 एंड 4 ये है आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। एग्जाम ओरिएंटेड प्रेप है और ये भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रेप है। रिवीजन के साथ साथ अगर हो सके तो आप कहीं पे टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, पीवाईक्यूज के साथ साथ रिवीजन और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपको जो एग्जामिनेशन का एक ये होता है एनवायरनमेंट होता है वो भी समझ में आएगा। तो कहने की बात ये है कि बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास को हमने डिवाइड किया, इमीडिएटली क्या करना है और थोड़ा सा समय लेके आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ये जो कुछ कुल मिला के मेरे ख्याल से कितने स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, लगभग 7 स्टेप्स बताए हैं। थोड़े बहुत ये होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको 100% पता है कि मेरी एनसीईआरटी जो है अच्छी तरीके से रीड हो चुकी है, मेरी बेस बुक भी अच्छी तरीके से रीड हो चुकी है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पे रेफरेंस बुक का मामला क्यों नहीं आया। देखिए, रेफरेंस बुक का जो मामला होता है वो यहाँ पे आता है।
आपकी जो रेफरेंस बुक होंगी यहां पे आप रेफरेंस बुक को यूज करोगे, स्पेशली वेन एवर यू गो रॉन्ग इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। रिवीजन करते वक्त भी अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उसको आप रेफरेंस बुक से ही कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन यह गलती मत कीजिए कि मैं सारी की सारी पूरी की पूरी रेफरेंस बुक पढ़ूंगा। जी बिल्कुल नहीं, गलत है। इस मुकाम पे आके स्पेशली आपको सारी की सारी रेफरेंस बुक पढ़ना लगभग नामुमकिन सी बात है। और दूसरा, पूरी की पूरी रेफरेंस बुक सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए पढ़नी भी नहीं है। आपको सिर्फ उतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जितने एग्जाम्स में आते हैं। सिलेबस इज द की, सिलेबस आपके साथ रखिएगा। पीवाईक्यू से भी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेफरेंस बुक आप तभी इस्तेमाल में लाइएगा जब कोई एक टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। और जी हाँ, क्वेश्चन हर एक टॉपिक में आपके कहीं ना कहीं गलत जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हर टॉपिक और हर सब टॉपिक के लिए आपको कहीं ना कहीं जाके रेफरेंस बुक खोलनी ही पड़ेगी। तो एनसीईआरटीज, बेस बुक, attending the lecture, then doing everything that is provided with the lecture, especially for the summer students, and then doing something afterwards about it। इस तरीके की अगर आप स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो अगले 90 दिन में भी आप सीयूटी पीजी की इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि जेएनयू, डीयू, बीएचयू आपके हाथ से कहीं नहीं जा रहा। आई होप आपको यह स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो कि आपको यह स्ट्रैटेजी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए योगेश लाहनकर साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड बाय बाय।